गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की ताजा खबर। 1. लोकसभा चुनाव 2024 परिणाम। लगातार तीसरी बार केवल पंजाब ने एएपी सांसदों को चुना। हालांकि ऐसा लग रहा है कि एएपी 3 सीटों पर कब्जा करने में सफल रहेगी। ये पार्टी के लिए एक खराब प्रदर्शन है, ये देखते हुए कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मिशन 13-0 लॉन्च किया था और इससे इनकार कर दिया था। कांग्रेस से गठबंधन लगातार तीसरी बार केवल पंजाब ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, जबकि पार्टी पूरे भारत में 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें राज्य की 3 सीटें भी शामिल हैं। पंजाब में आपके 3 उम्मीदवारों में कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर शामिल हैं, जो 1 लाख से अधिक वोटों के भारी अंतर से आगे चल रहे हैं। आपके मुख्य प्रवक्ता मालविंदर सिंह कंग, जो आनंदपुर साहिब सीट से आगे चल रहे हैं, और डॉ राजकुमार चब्बेवाल, जो होशियारपुर लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि एएपी 3 सीटों पर कब्जा करने में सफल रहेगी। यह पार्टी के लिए एक खराब प्रदर्शन है, यह देखते हुए कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मिशन 13-0 लॉन्च किया था और इससे इनकार कर दिया था। कांग्रेस से गठबंधन आपके राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का घटक होने के बावजूद मान का इनकार आया। 2. पंजाब कांग्रेस प्रमुख राजा वारिंग लुधियाना में जीत की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के बिट्टू को हार का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अमरिंदर सिंह राजा वारिंग की तेज तर्रार जमीनी स्तर के नेता की छवि ने लुधियाना में उनके पक्ष में काम किया है। रवनीत सिंह बिट्टू दाखा और झगराओं में ग्रामीण मतदाताओं को समझाने में विफल रहे। राहुल गांधी द्वारा लुधियाना से चुनाव लड़ने के लिए चुने गए पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग आसान जीत की ओर बढ़ रहे हैं और भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू से 30,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। गिनती के कुछ ही दौर बचे हैं। नतीजे बताते हैं कि भाजपा को लुधियाना के 2 ग्रामीण क्षेत्रों दाखा और झगराओं में पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा है, जबकि बिट्टू 5 शहरी क्षेत्रों पूर्व, दक्षिण, मध्य, पश्चिम और उत्तर में वारिंग से आगे चल रहा है। वह ग्रामीण दाखा और झगराओं में चौथे स्थान पर है। दोनों ग्रामीण क्षेत्रों में वारिंग अग्रणी है। लोकसभा चुनाव के पूरे प्रचार अभियान के दौरान भाजपा को पंजाब के ग्रामीण इलाकों में कृषक समुदाय के विरोध का सामना करना पड़ा। 3. 6 राउंड की गिनती के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सीपीआई पार्टी के प्रमुख पसीना बहा रहे हैं। 5 बार के कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी तृणमूल कांग्रेस के यूसुफ पठान से 30,000 से अधिक वोटों के अंतर से पीछे चल रहे हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना चल रही है, आंकड़े बताते हैं कि नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार पश्चिम बंगाल में सभी 3 विपक्षी दलों कांग्रेस और सीपीआई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मुश्किल में हैं। बहरामपुर में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी क्रिकेटर से तृणमूल कांग्रेस के यूसुफ पठान से 31,000 से अधिक वोटों के अंतर से पीछे चल रहे हैं। 5 बार के कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के नेता वर्तमान में दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस और सीपीआई दोनों ने इंडिया ब्लॉक के साथ साझेदारी के तहत पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव लड़ा। यह प्रवृत्ति इंडिया ब्लॉक के लिए एक झटका है, क्योंकि सलीम और चौधरी ने राज्य में भाजपा और टीएमसी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया था। 4. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी चंडीगढ़ में भाजपा के संजय टंडन से आगे चल रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में चंडीगढ़ से बीजेपी की किरण खेर ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मंगलवार को चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन के खिलाफ महज 404 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 के दिन 15 राउंड की गिनती के दौरान चंडीगढ़ में बढ़त में उतार चढ़ाव आया। 15 राउंड के बाद तिवारी को 2,16,657 वोट मिले, जबकि टंडन को 2,14,123 वोट मिले। भाजपा ने पिछले 2 लोकसभा चुनावों में चंडीगढ़ से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 2 बार की मौजूदा सांसद किरण खेर को मैदान में नहीं उतारा। सीट बंटवारे के समझौते के अनुसार कांग्रेस और एएपी ने चंडीगढ़ में एक साथ चुनाव लड़ा और सीट कांग्रेस को दे दी गई, जबकि एएपी ने इसका समर्थन किया। 5. दिग्गज कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया, जो भाजपा में शामिल हो गए, ने पोरबंदर विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड अंतर से उपचुनाव जीता। इस साल मार्च में पोरबंदर से विधायक पद से इस्तीफा देकर और फिर सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होकर गुजरात में हलचल मचाने वाले अनुभवी कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने मंगलवार को इतिहास रच दिया, क्योंकि उन्होंने पोरबंदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 1 लाख से अधिक वोटों से जीता। वोट यह पोरबंदर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक जीत का अंतर है। मोढवाडिया को 1,30,000 को 180 वोट मिले, जबकि उनके कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी राजू ओडेद्रा केवल 16,375 वोट हासिल कर सके। 7 मई को हुए मतदान में ईवीएम और डाक मतपत्रों के माध्यम से
कुल 1,834 वोट डाले गए, जिससे 77.99% मतदान हुआ। उपचुनाव के नतीजे मोड़वाड़िया के कांग्रेस छोड़ने के बावजूद उनके समर्थन में जमीनी वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिसंबर 2022 में हुए गुजरात विधानसभा के आम चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मोड़वाड़िया ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी और पूर्व मंत्री बाबू बोखिरिया को 8,181 वोटों से हराया था। तब उन्हें 22,056 वोट मिले थे, जबकि बोखिरिया को 63,875 वोट मिले थे। इस प्रकार उन्हें कुल वैध वोटों में से 29.24% वोट हासिल हुए थे। 6. राहुल गांधी ने रायबरेली में 4 लाख वोटों से जीत हासिल की। सोनिया की 2019 की जीत के अंतर को हराया। गांधी का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली पर पहले राहुल की मां सोनिया गांधी का कब्जा था, जिन्होंने 2019 में इसे 178 वोटों के अंतर से जीता था। 7 घंटे की गिनती के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट 4 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत ली, जो मौजूदा सांसद और उनकी मां सोनिया गांधी की 2019 में अपने प्रतिद्वंद्वी से 2 गुने से भी अधिक अंतर है। 670,000 से अधिक वोटों के साथ राहुल विजयी हुए, जबकि भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह दूसरे स्थान पर और बसपा के ठाकुर प्रसाद यादव तीसरे स्थान पर रहे। सोनिया ने 2019 में दिनेश प्रताप सिंह को 178 वोटों के अंतर से हराकर गांधी जी का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली सीट बरकरार रखी थी। लोकसभा 2024 के चुनावों में रायबरेली ने 20 मई को चरण 5 में अपने ईवीएम और मतपेटियां खोलीं। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद कांग्रेस की मौजूदा सांसद सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। 7. आईएएफ का सुखोई लड़ाकू विमान नासिक में दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सह पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए। फाइटर जेट को विंग कमांडर बोकिल और उनके सेकंड इन कमांड विश्वास उड़ा रहे थे, तभी यह दोपहर 1:20 बजे निफाड़ तहसील के शिरसगांव गांव के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय वायुसेना का एक सुखोई लड़ाकू विमान मंगलवार को महाराष्ट्र के नासिक जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नासिक रेंज के विशेष महानिरीक्षक डीआर कराले ने पीटीआई भाषा को बताया कि पायलट और सह पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए। आईपीएस अधिकारी ने कहा, विमान शिरसगांव गांव के पास एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फाइटर जेट को विंग कमांडर बोकिल और उनके सेकंड इन कमांड विश्वास उड़ा रहे थे, तभी यह दोपहर 1:20 बजे निफाड़ तहसील के शिरसगांव गांव के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए और उन्हें मामूली चोटें आई हैं। उन्हें एचएल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमान में आग लग गई, जिसे बुझा लिया गया। उन्होंने कहा, विमान के हिस्से अब 500 मीटर के दायरे में फैले हुए हैं। भारतीय वायुसेना, एचएल सुरक्षा और एचएल तकनीकी इकाई की टीमों ने घटनास्थल का दौरा किया। 8. जैसे ही शाहू महाराज जीत की ओर बढ़ रहे हैं, कांग्रेस को 25 साल बाद कोल्हापुर से कोई सांसद मिलेगा। लोकसभा चुनाव परिणाम 2024। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने कोल्हापुर में मौजूदा सांसद संजय मांडलिक के खिलाफ शाहू महाराज के अभियान की पूरी योजना बनाई। 17वें दौर की गिनती के अंत में शाहू महाराज छत्रपति ने 74,000 से अधिक की बड़ी बढ़त बना ली है, जिसके बाद कांग्रेस 25 साल बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक सांसद बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। डाक मतपत्र और पहले दौर की गिनती से ही शाहू महाराज अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और मौजूदा सांसद शिवसेना के संजय मांडलिक से आगे रहे और हर दौर में उनकी बढ़त बढ़ती गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शाहू महाराज कोल्हापुर में मतगणना केंद्र पहुंचे, जहां उत्साही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें गुलाल लगाया। उन्होंने उनसे गिनती पूरी होने तक इंतजार करने को कहा और कहा, कृपया कुछ देर और इंतजार करें। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सतेज पाटिल ने कहा, कोल्हापुर में कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा दिन था। 14वें राउंड के अंत में ही यह स्पष्ट हो गया कि शाहू महाराज जीतेंगे और हमें उम्मीद है कि यह गति जारी रहेगी। फिलहाल शाहू महाराज की जीत निश्चित है। 9. भाजपा उम्मीदवारों में सुकांत मजूमदार, निशित प्रमाणिक और संदेश खाली की रेखा पात्रा पीछे चल रहे हैं। मठुआ बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा राणाघाट और बनगांव में आगे चल रही है। दोनों पर उसने 2019 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 में रुझान सामने आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और दिलीप घोष सहित शीर्ष भाजपा उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। मतगणना के पहले कुछ दौर में तमलुक में भाजपा के स्टार उम्मीदवार कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय भी पीछे चल रहे थे, लेकिन बाद में वह अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकल गए। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने कहा
कि भाजपा को 42 में से कम 30 सीटें मिलेंगी, लेकिन शुरुआती रुझानों से पता चलता है कि भगवा पार्टी लगभग 10 सीटों पर आगे चल रही है, जिससे पता चलता है कि 2019 में 18 सीटों की संख्या हासिल करना भी मुश्किल होगा। शुरुआती रुझानों के अनुसार भाजपा के पूर्व राज्य प्रमुख दिलीप घोष बर्दवान दुर्गापुर में और सुकांत मजूमदार बालूरघाट में पीछे चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रामाणिक कूच बिहार में पीछे चल रहे हैं। मेदिनीपुर में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल टीएमसी के अभिनेता से नेता बने जून मालिया से पीछे चल रही हैं। 10 उच्च न्यायालय ने सोरायसिस से पीड़ित दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून के छात्र को फिर से प्रवेश की अनुमति दे दी, जिसे उपस्थिति की कमी के कारण हिरासत में लिया गया था। कानून के छात्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि कक्षाओं से उसकी अनुपस्थिति उसके नियंत्रण से परे कारणों के कारण थी और इसलिए नए सिरे से प्रवेश परीक्षा दिए बिना उसे एलएलबी के पहले सत्र में फिर से प्रवेश दिया जाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कानून के छात्र को फिर से प्रवेश की अनुमति दी है, जिसे विश्वविद्यालय ने उसके पहले सत्र की परीक्षा में बैठने से रोक दिया था, यह देखते हुए कि उसकी उपस्थिति में कमी चिकित्सा स्थिति के कारण थी। उपस्थिति की कमी के कारण एलएलबी प्रथम सत्र की परीक्षा में बैठने से रोके गए छात्र ने कहा कि वह सोरायसिस से पीड़ित है। डीयू ने दावा किया कि यदि छात्र पहले सत्र के लिए निर्धारित उपस्थिति मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें अनुपस्थिति के कारणों की परवाह किए बिना प्रवेश परीक्षा दोबारा देकर नए सिरे से प्रवेश लेना होगा। हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया, जहां एकल न्यायाधीश की पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी और बाद में उन्होंने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ का रुख किया। 11 अशक्त और शून्य मायावती की बसपा का पतन और पतन। एक भी बढ़त के बिना यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी का वोट शेयर एकल अंक में सिमट गया। उत्तर प्रदेश और देश के राजनीतिक परिदृश्य में मायावती की बहुजन समाज पार्टी की गिरावट इस लोकसभा चुनाव में भी जारी रही, क्योंकि पार्टी एक भी सीट पर बढ़त हासिल करने में विफल रही। बसपा ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों सहित देश भर में 424 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। उत्तर प्रदेश में, जहां उसने पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में 10 सीटें जीती थीं, ज्यादातर सीटों पर पार्टी तीसरे या चौथे स्थान पर थी। शाम 5 बजे राष्ट्रीय स्तर पर बसपा का वोट शेयर लगभग 2% था, जो 2019 के वोट शेयर का लगभग आधा था। यूपी में बसपा का वोट शेयर गिरकर 9.28% हो गया। 2022 के विधानसभा चुनाव के वोट शेयर 12.8% की तुलना में 3% से अधिक की गिरावट। पार्टी को सिर्फ एक विधानसभा सीट पर जीत मिली थी। 12 झारखंड में बीजेपी आगे लेकिन अर्जुन मुंडा पीछे। भारत आदिवासी सीटों पर हेमंत सोरेन फैक्टर पर सवार है। एनडीए 9 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि राज्य की सभी 5 आदिवासी सीटों पर भारत आगे है, जहां ईडी द्वारा झामुमो नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ जनता में आक्रोश दिख रहा है। भले ही झारखंड में भाजपा 14 में से 8 लोकसभा सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपने खूंटी निर्वाचन क्षेत्र, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, से 1 लाख से अधिक वोटों से पीछे चल रहे हैं। अर्जुन मुंडा का मुकाबला कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से है, जिन्हें अब तक 2.21 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। कालीचरण बीजेपी के खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के भाई हैं। इंडिया ब्लॉक, जिसमें सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, राजद और वामपंथी दल जैसे उसके सहयोगी शामिल हैं, राज्य की 5 एसटी आरक्षित सीटों दुमका, खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम और राजमहल में आगे चल रहा है। इसे लगभग 4 महीने पहले कथित भूमि कब्जा मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा झामुमो नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ इन आदिवासी निर्वाचन क्षेत्रों में कथित सार्वजनिक नाराजगी पर सवार देखा जा रहा है। झामुमो और कांग्रेस क्रमशः 3 और 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 13 जेजेपी के सफाये की आशंका, सभी 10 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होना तय। पार्टी ने दुष्यंत की मां और मौजूदा विधायक नैना सिंह चौटाला को हिसार से मैदान में उतारा था, जहां वह दोपहर 1:45 बजे तक केवल 11,917 वोट हासिल करने में सफल रहीं, जो कि बसपा के देश राज से कम है, जिन्होंने 14,000 से अधिक वोट हासिल किए थे। लोकसभा चुनावों की बढ़त पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के लिए विनाशकारी साबित हो रही है, जिसकी सभी 10 सीटों पर जमानत जब्त होने की संभावना है। पार्टी ने दुष्यंत की मां और मौजूदा विधायक नैना सिंह चौटाला को हिसार से मैदान में उतारा था,
जहां वह दोपहर 1:45 बजे तक केवल 11,917 वोट हासिल करने में सफल रहीं, जो कि बसपा के देश राज से कम है, जिन्होंने 14,000 से अधिक वोट हासिल किए थे। 2014 में यह सीट दुष्यंत ने इनेलो के टिकट पर जीती थी। पारिवारिक कलह के बाद 2018 में दुष्यंत ने जेजेपी का गठन किया था और 2019 के विधानसभा चुनावों में 10 सीटें जीतीं। उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया और मनोहर लाल खट्टर सरकार में शामिल हो गए। इसी साल मार्च में बीजेपी और जेजेपी ने गठबंधन तोड़ लिया था। पड़ोसी राज्य हिसार में, जिसे अतीत में चौटाला के गढ़ के रूप में देखा जाता था, जेजेपी के रमेश खटक केवल 13,996 वोट हासिल करने में कामयाब रहे, जो इनेलो उम्मीदवार संदीप लॉट वाल्मीकि से काफी कम है, जिन्हें दोपहर 1:45 बजे तक 60,286 वोट मिले थे। वोट 14। बंगाल में टीएमसी की बढ़त के बीच अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर में हार का सामना करना पड़ रहा है। राज्य कांग्रेस प्रमुख, जो ममता बनर्जी के मुखर आलोचकों में से एक हैं, टीएमसी के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान से 24,000 से अधिक वोटों से पीछे चल रहे हैं। जैसा कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए तैयार दिख रही है, राज्य के 42 लोकसभा क्षेत्रों में से 30 पर आगे चल रही है और भाजपा की सीटें कम होती दिख रही हैं। एक बड़ा परिणाम बहरामपुर से आ रहा है, जहां राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान से पीछे चल रहे हैं। 5 बार के सांसद अधीर 1999 से इस निर्वाचन क्षेत्र से जीत रहे हैं और निवर्तमान संसद में लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे। राज्य में वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे मुखर आलोचकों में से हैं। सीएम ने बंगाल में भारतीय गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने के लिए अधीर को जिम्मेदार ठहराया है। जहां टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का हिस्सा है, वहीं राज्य में उसने अपने दम पर चुनाव लड़ा है। यूसुफ के लिए प्रचार अभियान में डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद और पार्टी के दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में इंडिया ब्लॉक के टूटने के लिए अधीर को दोषी ठहराया था। 15। टीएमसी न केवल किले पर कब्जा कर रही है, बल्कि बंगाल में बढ़त हासिल कर रही है। बीजेपी दूसरे नंबर पर है। स्टार उम्मीदवारों में आसनसोल में टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा, बशीरहाट में बीजेपी की रेखा पात्रा, बैरकपुर में अर्जुन सिंह, कांग्रेस के अधीर चौधरी हार रहे हैं। सीपीएम का वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक वह कहीं आगे नहीं है। शुरुआती रुझानों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस न केवल पश्चिम बंगाल में किले पर कब्जा कर रही है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ बढ़त हासिल कर रही है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि राज्य की 42 सीटों में से टीएमसी 32, बीजेपी 9 और कांग्रेस 1 पर आगे चल रही है। 2019 में टीएमसी ने 22 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी ने 18 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थीं। टीएमसी नंबर 2 अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से इसके उम्मीदवार 96,000 से अधिक वोटों की आरामदायक बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि पार्टी की सयानी घोष जादवपुर में भाजपा उम्मीदवार से 20,000 से अधिक वोटों से आगे चल रही है, जिसमें सीपीआई की बहुत अधिक बढ़त है। प्रशंसित युवा उम्मीदवार सृजन भट्टाचार्य तीसरे स्थान पर हैं। बैरकपुर सीट पर टीएमसी के पार्थ भौमिक बीजेपी के अर्जुन सिंह से आगे चल रहे हैं। महुआ मोइत्रा कृष्णानगर में और कल्याण बनर्जी से रामपुर में अपने अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंद्वियों से आगे चल रहे हैं। 16। 6 महीने में पार्टी के लिए दूसरा बड़ा झटका, तेलंगाना में बीआरएस की हार की आशंका। एकमात्र सीट जहां बीआरएस ने थोड़े समय के लिए भी नेतृत्व किया था, वह पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का गृह निर्वाचन क्षेत्र मेडक था। हालांकि शाम 4 बजे तक मेडक में बीआरएस तीसरे स्थान पर आ गया था। 6 महीने में भारत राष्ट्र समिति को यह दूसरा बड़ा चुनावी झटका लग रहा है। पार्टी मंगलवार शाम 4 बजे तक तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से किसी में भी आगे नहीं थी और 14 सीटों पर तीसरे स्थान पर थी। पार्टी, जो नवंबर 2023 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हराने से पहले पिछले 1 दशक से तेलंगाना में सत्ता में थी, ने 2019 में 9 लोकसभा सीटें जीती थीं, जब राज्य में भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थीं। एआईएमआईएम ने भी 1 सीट जीती थी। नवंबर के विधानसभा चुनावों में विधानसभा में बीआरएस की सीटें 104 से घटकर 29 हो गईं। इसने मौजूदा सांसदों सहित अपने कई वरिष्ठ नेताओं को भी खो दिया, जो जहाज से कूद गए। मतगणना के दिन शाम 4 बजे तक बीआरएस किसी भी लोकसभा सीट पर आगे नहीं थी। 14 पर तीसरे, 2 पर दूसरे और 1 सीट पर चौथे स्थान पर थी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस 8-8 सीटों पर आगे चल रही हैं। 17। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी पर हमला करते हुए कहा, अपना बैग उठाएं और हिमालय की ओर चलें।
भारत चुनाव प्रतिक्रियाएं। लाइव अपडेट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 चरणों का मतदान 1 जून को समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए एक सकारात्मक तस्वीर पेश की थी, जिसमें पीएम मोदी के लिए एक उल्लेखनीय तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी की गई थी। 543 लोकसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती के ताजा रुझानों के बीच कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि भाजपा बहुमत के आंकड़े से नीचे आ रही है। यह स्पष्ट हो गया है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक चौंकाने वाली राजनीतिक और निर्णायक नैतिक हार। वह दिखावा करता था कि वह असाधारण है। अब यह साबित हो गया है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री पूर्व बनने जा रहे हैं। नैतिक जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें, यह इस चुनाव का संदेश है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने क्रमशः बारामूला और अनंतनाग राजौरी से पिछड़ने के कारण हार मान ली, यह स्वीकार करते हुए कि वह घाटे की ओर बढ़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों का इंडियन एक्सप्रेस विश्लेषण। लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 के आम चुनावों के लिए मतदान 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करते हुए 19 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ और 1 जून 2024 को समाप्त हुआ। भारत को मंगलवार को लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। चुनाव परिणामों में विभिन्न हाई प्रोफाइल उम्मीदवार शामिल हैं, जो केंद्र में एक सीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने पर नजर गड़ाए हुए है। दूसरी ओर कांग्रेस और कई अन्य गैर भाजपा दलों समेत इंडिया ब्लॉक है। विशेष रूप से 2024 के आम चुनावों के लिए मतदान 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करते हुए 19 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ और उसके बाद 26 अप्रैल 2024 को दूसरे चरण का मतदान हुआ। 7 मई 2024 को तीसरा, 13 मई 2024 को चौथा, 20 मई 2024 को पांचवां, छठा चरण 25 मई 2024 को और अंतिम चरण 1 जून 2024 को संपन्न हुआ। 19 इंटेल के डैन रोजर्स का कहना है कि एआई संचालित अगली पीढ़ी का प्रोसेसर लूनर लेक लागत और बिजली कुशल है। उल्का झील की तुलना में आगामी लूनर झील को 40% अधिक ऊर्जा कुशल माना जाता है। डैन रोजर्स, उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक, क्लाइंट परफॉर्मेंस मार्केटिंग लैब, क्लाइंट कंप्यूटिंग ग्रुप, इंटेल। डैन रोजर्स, उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक, क्लाइंट परफॉर्मेंस मार्केटिंग लैब, क्लाइंट कंप्यूटिंग ग्रुप, इंटेल, जो कहते हैं उससे यह समझा जा सकता है कि कंपनी के नवीनतम लूनर लेक चिप्स वाले लैपटॉप इंटेल की पहली पीढ़ी के एआई की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा कुशल होंगे। पीसी चिप्स। ताइपेई, ताइवान में आयोजित इंटेल टेक टूर में एक विशेष बातचीत में रोजर्स ने से इसकी पुष्टि करते हुए कहा, मेमोरी सहित लूनर लेक में उल्का झील की तुलना में 40% कम पावर पैकेज की कमी है। 20 वकालत समूह ने माइक्रोसॉफ्ट पर बाल डेटा भूमिका को स्कूलों पर स्थानांतरित करने का आरोप लगाया है। वकालत समूह का आरोप है कि माइक्रोसॉफ्ट यूरोपीय संघ के गोपनीयता नियमों के तहत उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए आवश्यक डेटा नियंत्रक के रूप में अपनी जिम्मेदारी बदल देता है। वकालत समूह एनओवाईबी ने ऑस्ट्रिया की गोपनीयता निगरानी में दायर 2 शिकायतों में से एक में आरोप लगाया है कि माइक्रोसॉफ्ट बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के लिए अपनी जिम्मेदारियों को उन स्कूलों पर स्थानांतरित कर रहा है जो सामना करने के लिए सुसज्जित नहीं हैं। माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन शिक्षा सॉफ्टवेयर के खिलाफ शिकायतें प्रतिद्वंद्वियों और प्रचारकों द्वारा अमेरिकी तकनीकी दिग्गज के खिलाफ की गई नवीनतम शिकायतें हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रमों की लोकप्रियता बढ़ी क्योंकि स्कूल दूरस्थ शिक्षण में बदल गए और छात्र ऑनलाइन शिक्षार्थी बन गए। एनओवाईबीज छात्रों के लिए माइक्रोसॉफ्ट के 365 एजुकेशन सूट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पर केंद्रित है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, पावर पॉइंट और आउटलुक शामिल हैं। अपनी पहली शिकायत में वकालत समूह ने आरोप लगाया है कि माइक्रोसॉफ्ट यूरोपीय संघ के गोपनीयता नियमों के तहत उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए आवश्यक डेटा नियंत्रक के रूप में अपनी जिम्मेदारी उन स्कूलों पर स्थानांतरित कर देता है जिन्हें सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन के रूप में जाना जाता है, जिनके पास आवश्यक डेटा नहीं है। 21
लीक हुआ। गूगल डेटाबेस अतीत की कई गोपनीयता और सुरक्षा विफलताओं को दर्शाता है। रिपोर्ट: गूगल पर गोपनीयता और सुरक्षा मुद्दों पर नजर रखने वाले एक लीक हुए आंतरिक दस्तावेज के अनुसार, कंपनी ने बच्चों की आवाज रिकॉर्ड की होगी, वाहनों की नंबर प्लेटें लिखी होंगी और 2017 निंटेंडो लीक का कारण बनी होगी। पिछले 6 वर्षों में रिपोर्ट की गई संभावित गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर नजर रखने वाले एक नए लीक हुए गूगल डेटाबेस से पता चलता है कि गूगल ने गलती से बच्चों की आवाज रिकॉर्ड करना, किसी व्यक्ति के हटाए गए वॉच हिस्ट्री का उपयोग करके यूट्यूब अनुशंसाएं पेश करना, स्ट्रीट व्यू सिस्टम से वाहनों की नंबर प्लेटों को ट्रांसक्रिप्ट करना जैसे काम किए होंगे और अधिक। 404 मीडिया की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, डेटा सेट जो एक अज्ञात टिपस्टर से प्राप्त किया गया था, में गूगल कर्मचारियों द्वारा आंतरिक रूप से रिपोर्ट की गई गोपनीयता और सुरक्षा घटनाएं शामिल हैं। इन घटनाओं में कंपनी की स्वयं की डेटा संग्रह प्रथाओं से लेकर तृतीय पक्ष सिस्टम और रेंज में कमजोरियों के बारे में रिपोर्टें शामिल हैं, और इसमें गूगल कर्मचारियों और ठेकेदारों द्वारा की गई गलतियों के रिकॉर्ड भी शामिल हैं। 22 चैट जीपीटी को 2022 में ओपन एआई द्वारा लॉन्च किया गया था। कई उपयोगकर्ताओं के लिए चैट जीपीटी डाउन। ओपन एआई का कहना है कि वह समस्या को ठीक करने के लिए काम कर रहा है। चैट जीपीटी, ओपन एआई का लोकप्रिय एआई संचालित चैटबॉट, वर्तमान में कई लोगों के लिए पहुंच योग्य नहीं है। चैट जीपीटी फ्री टू यूज एआई चैटबॉट, जिसने 2022 में लॉन्च होने के बाद से दुनिया में तहलका मचा दिया था, कथित तौर पर बंद है या कई लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, जबकि कुछ का कहना है कि वेबसाइट पहुंच योग्य नहीं है। दूसरों का कहना है कि वे प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। जब हमने डेस्कटॉप पर सेवा तक पहुंचने का प्रयास किया तो एआई चैटबॉट ने हमें कोई संकेत नहीं दिया और एक लाल टेक्स्ट संदेश दिखाया जिसमें आंतरिक सर्वर त्रुटि कहा गया था। इस बीच हमने आईफोन पर चैटबॉट का उपयोग करने का भी प्रयास किया, हालांकि इसने डेस्कटॉप पर समान परिणाम दिखाए। 23 एक्स अब उपयोगकर्ताओं को वयस्क सामग्री पोस्ट करने की अनुमति देता है। एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, ने हाल ही में अपने कंटेंट मॉडरेशन नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म पर वयस्क सामग्री पोस्ट करने की अनुमति मिल गई है। एक्स की पहले वयस्क सामग्री पर कोई आधिकारिक नीति नहीं थी। एलोन मस्क के एक्स ने अपने कंटेंट मॉडरेशन नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म पर वयस्क और ग्राफिक सामग्री पोस्ट कर सकते हैं। परिवर्तनों से पहले एक्स उपयोगकर्ता वयस्क सामग्री को प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकते थे, क्योंकि यह न तो इसे प्रतिबंधित करता था और न ही आधिकारिक तौर पर इसकी अनुमति देता था। एक्स में कई काम के लिए सुरक्षित नहीं समुदाय भी थे। 24 ओपन यूनिवर्सिटी से यूजी कर रहे हैं। यहां बताया गया है कि डिजिटल मार्केटिंग पर एक कोर्स आपको कैसे कुशल बना सकता है। डिजिटल मार्केटिंग विभिन्न उद्योगों के व्यवसायों के लिए एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में उभरी है, जिससे डिजिटल क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की मांग बढ़ रही है। यूजी कार्यक्रमों के लिए मुक्त विश्वविद्यालयों को चुनने और डिजिटल मार्केटिंग पर कोर्स करने वाले छात्रों के लिए गुंजाइश बोर्ड परीक्षा के नतीजे पहले ही आ चुके हैं और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट के नतीजे जून में आएंगे। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले अधिकांश छात्र सोच रहे होंगे कि कौन सा कार्यक्रम चुना जाए और उस कार्यक्रम के माध्यम से कौन से अवसर उपलब्ध हैं। डीयू की प्रतियोगिता, जो वाणिज्य और मानविकी स्ट्रीम के छात्रों के लिए यूजी डोमेन में सबसे पसंदीदा है, को 1 लाख से भी कम सीटों के लिए लगभग 6 लाख आवेदन मिलते हैं। यहां तक कि दूसरे सर्वश्रेष्ठ में प्रवेश भी एक कार्य है और सीट पाने में सक्षम होने के लिए किसी को 35% से ऊपर स्कोर करना होता है। इसलिए छात्र अब खुले विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। 25 नीट यूजी के लिए दोबारा परीक्षा। पेपर लीक के आरोपों के बीच समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया कि 5 मई को आयोजित एनआईटी यूजी परीक्षा कथित तौर पर कदाचार से भरी थी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में पेपर लीक के कई मामले सामने आए थे। वकील उषा नंदिनीवी के माध्यम से 1 जून को दायर की गई याचिका इस सप्ताह अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जा सकती है। प्रश्न पत्र लीक की खबरों के बीच उम्मीदवारों का एक समूह नए सिरे से नीट यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया है। परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी।
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडरग्रेजुएट परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। नतीजे 14 जून को घोषित होने की उम्मीद है। शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दायर याचिका में एनटीए को एक पक्ष बनाया गया है और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए पेपर लीक और परीक्षा की पवित्रता का मुद्दा उठाया है। आप लोगों को धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।